Hello everyone, welcome to BioQuest, and today's topic is going to be DNA damage and repair system. Okay, so DNA damage and repair system, it makes shows that if there is any DNA damage in the cell, that is taken care of. So अगर मैं सेल के अंदर नॉर्मल सेल के अंदर बात करूं तो आपको दो तरह के जो रिपेयर मेथड्स हैं वो देखने को मिलेंगे. सबसे पहला आपका होता है द मिसमैच रिपेयर सिस्टम. मिसमैच रिपेयर सिस्टम का फंक्शन होता है अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान आपके डीएनए पॉलीमरेज ने कहीं पे मिसमैच कर दिया है. फॉर एग्जांपल आपके पास कंडीशन आमतौर पे ये होती है आपके एडेनाइन के साथ जो थाइमीन है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान लगा लीजिए ये जो है आपका डीएनए है, अब ये दोनों स्ट्रैंड जो है एज अ टेम्पलेट फंक्शन करेंगी. तो लगा लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि ए के साथ यहाँ पे आपके पास सी आ जाता है, तो इनके बीच में बेस पेयरिंग नहीं होगी. और यहाँ पे मान लीजिए कि क्योंकि ये वाली स्ट्रैंड भी आपका टेम्पलेट का रोल कर रही है और ये वाली स्ट्रैंड भी, तो एक यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो है इस कंडीशन को बोला जाता है दिस इज नोन एज अ मिसमैच. सो जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए जो एक वीडियो है वो मैं पहले ही डाल चुका हूं. इसके अंदर जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के केस में आपके पास है म्यूटेस, म्यूटेल और म्यूटेच. इनके यूकैरियोटिक होमोलॉग्स भी होते हैं. अगेन अगर आपको मिसमैच रिपेयर सिस्टम के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं. इस वीडियो का जो मेन टॉपिक आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम, या फिर इसको मैं बोलता हूं डीआरएस. जैसे क्रिकेट में आपके पास डीआरएस होता है वैसे ही आपके पास सेल के अंदर भी डीआरएस होता है, लेकिन यहाँ पे डीआरएस की फुल फॉर्म है आपके पास द डैमेज रिपेयर सिस्टम. देखिए, हमें सेल के अंदर डीएनए डैमेज जो है वो नहीं चाहिए. सेल के लिए डीएनए डैमेज जो है बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. इसके क्यों खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि देखिए सबसे पहला कारण जो है डीएनए डैमेज के यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आपके पास. सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है हॉल्ट प्रोसेसेस. तो इसमें होता क्या है कि आपका जो यू कैन से जो आपकी फंडामेंटल प्रोसेसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे रेप्लिकेशन है, वो भी एक फंडामेंटल प्रोसेस है. उसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन है. तो जो आपका डीएनए डैमेज है वो इन प्रोसेसेस को रोक सकता है, जिसकी वजह से आपकी यू कैन से जो रेप्लिकेशन है वो रुक जाएगी एक तरह से. तो इसलिए हमें जरूरी है कि हम जो आपके डीएनए डैमेजेस हैं इनको रिमूव करें. दूसरा जो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है वो ये है कि डीएनए डैमेज अगर परसिस्ट करते हैं सेल में, अगर वो सेल में रहते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी सीक्वेंस है उसके अंदर परमानेंट चेंजेस जो है आ जाएंगे. सीक्वेंस के अंदर आपके परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे. तो ये दो मेन कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसलिए हमें सेल के अंदर डीएनए डैमेजेस जो है हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए यहाँ पे. तो डीएनए डैमेजेस हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. डीएनए डैमेजेस जो है वो काफी अलग अलग तरह के हैं. आपके पास हाइड्रोलिटिक एंड डीएमिनेशन है, उसके बाद आपके पास एल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन, उसके साथ साथ आपके पास रेडिएशन थी अलग अलग तरह की. आपके पास यूवी रेडिएशन थी जो कि पायरिमिडीन डाइमर बनवाती हैं. उसके साथ साथ आपके पास गामा रेज थी, एक्स रेज थी, और आपके पास बेस एनालॉग्स थे, और उसके लास्ट में हमने पढ़ा था द डैमेज डन बाय द इंटरकैलेटिंग एजेंट्स. तो अब हम देखते हैं कि आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम है, जो डिफरेंट टाइप के आपके डीआरएस हैं, वो कैसे इन डीएनए डैमेजेस को काउंटर करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम पढ़ने जाएंगे वो होगा आपका द डायरेक्ट रिवर्सल सिस्टम. ठीक है, डायरेक्ट रिवर्सल सिस्टम. तो जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें जो आपका डैमेज हुआ है उसको डायरेक्टली रिवर्स कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा. सेकेंड हम पढ़ेंगे द एक्सीजन रिपेयर सिस्टम. जैसा कि यहाँ पे वर्ड है एक्सीजन. एक्सीजन का मतलब होता है कट. एक्सीजन का यहाँ पे क्या मतलब है? कट. तो आपका जो एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है इसमें कट्स का यूज किया जाएगा और आपका जो फॉल्टी डीएनए है उसको रिमूव कर दिया जाएगा. ये दो तरह का होता है आपके पास. यहाँ पे आपके पास बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम होता है और फिर आपके पास होता है द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम. तो ये दोनों हम पढ़ेंगे. इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आपका रिकम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम जो है. रिकम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम जो है इसको हम इस वीडियो में ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे. इसको जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी वो आपकी रहने वाली है रिकम्बिनेशन पे. तो उसके अंदर आप रिकम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम जो है उसको आराम से पूरी डिटेल में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं आपका नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग. नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं. सो ये हम करने जा रहे हैं. तो हमारे पास है डायरेक्ट रिवर्सल सिस्टम,
द एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है आपके पास, उसके बाद रिकम्बिनेशन रिपेयर, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, और लास्ट में हम देखेंगे द ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस। ये जो ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस है ये आपको बताता है डैमेज टॉलरेंस के बारे में। ठीक है, क्या बताता है? डैमेज टॉलरेंस। अब डैमेज टॉलरेंस क्या होती है, ट्रांसलीजन रिपेयर क्या होता है, ये हम आगे जानेंगे। और लास्ट में ये सब करने के बाद हम करेंगे आपके एसओएस रिस्पॉन्सेस। तो बने रहिए वीडियो के साथ और हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है द डायरेक्ट रिवर्सल मेथड या फिर सिस्टम। जो डायरेक्ट रिवर्सल सिस्टम है इसमें देखिए आप, सिंपल सी बात है, जो आपका डैमेज हुआ है, लगा लीजिए डीएनए के अंदर कोई भी डैमेज होता है उसको हम डायरेक्टली रिवर्स कर देंगे। और इसके यहाँ पे दो सबसे कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो आपके होते हैं फोटो रिएक्टिवेशन और डीमिथाइलेशन। तो आइए इनको देखते हैं कि डायरेक्ट रिवर्सल मेथड में कैसे होता है। सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका एक पायरिमिडीन डाइमर बन रहा है और हमें पता है कि जो पायरिमिडीन के डाइमर हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, वो आपके बनते हैं यूवी रेज, जो कि अराउंड 260 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है। ठीक है, तो अगर आपकी यूवी वेवलेंथ जो है 260 नैनोमीटर के आसपास हैं, तो और आपके पास लगा लीजिए यहाँ पे ये डीएनए है आपके पास, और डीएनए में कहीं पे ऐसे दो थाइमीन जो हैं, जैसे एक थाइमीन ये है और दो थाइमीन ऐसे एक दूसरे के नेबरिंग पोजीशंस पे या एडजेसेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो यूवी लाइट से, जो आपकी यूवी रेज हैं, उनसे एनर्जी का यूज करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं बाय फॉर्मिंग अ साइक्लोब्यूटेन रिंग। ओके, सो यहाँ पे जो कंडीशन आती है वो आपका बनता है थाइमीन डाइमर। ठीक है, थाइमीन डाइमर बन जाएगा। तो थाइमीन डाइमर देखिए, आमतौर पे, अब भले ही इनके सामने यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट है और आमतौर पे ये यहाँ पे ऐसे बेस पेयरिंग करते हैं, लेकिन जब थाइमीन डाइमर आपका बन जाएगा, इन दैट केस बेस पेयरिंग नहीं होगी। तो इसका डायरेक्ट रिवर्सल मेथड है, या इसको बोला जाता है, जो आपका डायरेक्ट रिवर्सल मेथड हम यहाँ पे यूज करते हैं वो होगा आपका फोटो रीएक्टिवेशन। ओके, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए इसमें जो फोटो वर्ड है, फोटो वर्ड लिया गया है, ये आपका लिया गया है फोटोन से। फोटोन मतलब कि लाइट, और रीएक्टिवेशन मतलब दोबारा एक्टिवेट करना। तो यहाँ पे आपके काम आता है एक एंजाइम जिसको बोला जाता है द डीएनए फोटोलाइज। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं अच्छे से लिख भी देता हूं, आपका डीएनए फोटोलाइज। ठीक है, डीएनए फोटोलाइज क्या करता है, आपका जो पायरिमिडीन डाइमर बना है उस पोजीशन पे जाके ये बाइंड कर जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जहाँ पे थाइमीन डाइमर आपके पास है वहां पे जाके ये बाइंड कर गया है, और यूजिंग द लाइट एनर्जी, क्योंकि फोटो रिएक्टिवेशन है ना, तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटोन वर्ड से लिया गया है, फोटोन का मतलब होता है लाइट। तो ये नॉर्मल लाइट जो है आपकी, उसका यूज करता है, उससे एनर्जी अब्जॉर्व करता है, और जो थाइमीन डाइमर में साइक्लोब्यूटेन रिंग बनी है उसको तोड़ देगा। और जैसे ही ये थाइमीन डाइमर को ब्रेक करेगा, ये साइट को छोड़ के चला जाएगा। अब जो आपके पास यहाँ पे थाइमीन्स हैं, ये एडेनाइन के साथ नॉर्मल बेस पेयरिंग कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, इस चीज को बोला जाता है द डायरेक्ट रिवर्सल मेथड। मतलब कि यहाँ पे यूवी लाइट की वजह से डैमेज हुआ था और यहाँ पे नॉर्मल लाइट की वजह से उसको हमने रिवर्स कर दिया। बीच में ज्यादा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट ही हमने जो आपका डैमेज था उसको डायरेक्टली रिवर्स कर दिया। इसका एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो देखा जाता है उसको हम बोलते हैं द डीमिथाइलेशन। जैसा कि नाम बता रहा है, डी मतलब रिमूव करना, मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, डी का मतलब है यहाँ पे टू रिमूव, और मिथाइलेशन वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके CH3 ग्रुप को। इस ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द मिथाइल ग्रुप। तो इसको रिमूव करना। अच्छा, ये कहाँ पे देखा जाता है, देखिए आपने सुना होगा कि जो आपके पास ग्वेनाइन है, इनफैक्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा भी था, ग्वेनाइन के ऊपर कभी कभी मिथाइलेशन हो जाती है। और मिथाइलेशन कौन करते हैं, आपके मिथाइलेजेस। ठीक है, जो आपके मिथाइलेजेस हैं वो क्या करते हैं, ग्वेनाइन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे, और जो ग्वेनाइन है वो आपका कन्वर्ट किस में हो जाता है, मिथाइल ग्वेनाइन में। और इसके साथ साथ फिर फर्दर चेंजेस के बाद आपका ये जो है O6 मिथाइल ग्वेनाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक डीएनए डैमेज का तरीका है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। सो O6 मिथाइल ग्वेनाइन जो है, इसके ऊपर भी आपका डायरेक्ट रिवर्सल मेथड
काम कर सकता है। ये जो आपका यहाँ पे O6 मिथाइल ग्वेनाइन है, इसके ऊपर डायरेक्ट रिवर्सल मेथड कैसे यूज करता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक आपके पास, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम आता है जिसको हम बोलेंगे मिथाइल ट्रांसफरेज। मिथाइल ट्रांसफरेज। तो देखिए जैसा कि नाम बता रहा है मिथाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप जो आपका CH3 ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसफर कर देता है तो आपका जो ग्वेनाइन है, जो O6 मिथाइल ग्वेनाइन है, उसका जो मिथाइल ग्रुप है वो चला जाता है। ट्रांसफर किस चीज पे हो जाएगा, लगा लीजिए ये आपका यहाँ पे ग्वेनाइन है, ठीक है, और ग्वेनाइन के ऊपर यहाँ पे ऐसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कहीं भी, और तो ये इस मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है आपके साइटोसिन के ऊपर। ये इसको यहाँ से तोड़ के और यहाँ पे भेज देगा, और इस एंजाइम का नाम क्या है आपका, मिथाइल ट्रांसफरेजेस। देखिए यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप ने किया क्या, इसने सबसे पहले जो CH3 ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप है, उसको रिमूव किया, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया। ये दोनों काम करने के बाद आपका जो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है वो सेल के लिए यूजलेस हो जाता है। ठीक है, आप कहेंगे यूजलेस कैसे, देखिए जैसे आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं जिनको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, वैसे ही ये आपका सिंगल यूज प्रोटीन है। मिथाइल ट्रांसफरेज अपना काम एक बार जैसे ही काम करता है वो सेल के लिए यूजलेस हो जाता है। तो ये जो आपकी प्रोसेस है ना डीमिथाइलेशन की, ये सेल के लिए काफी कॉस्टली है, क्योंकि एक प्रोटीन आमतौर पे बहुत सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, लेकिन मिथाइल ट्रांसफरेज के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये सिर्फ एक, फॉर एग्जांपल इस एक मिथाइल ग्रुप को ग्वेनाइन से साइटोसिन पे ट्रांसफर करेगा और उसके बाद इट विल बिकम यूजलेस टू द सेल। तो ये था आपका डायरेक्ट रिवर्सल मेथड। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड आपका कौन सा है। दूसरा मेथड आपका होता है द एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। द एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। सो देखिए एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें एक्सीजन होगा आपका। इसमें क्या होगा आपका, एक्सीजन। एक्सीजन का मतलब है सिंपली कट। ओके, सो एक्सीजन रिपेयर सिस्टम जो है, इसमें आप DNA के ऊपर कट लगाएंगे और जो चीज आपकी गलत है वहां पे, जो कि DNA डैमेज है, उसको कट लगा के रिमूव कर देंगे। अब जो आपका एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, ये दो तरह का होता है, हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो इसका पहला टाइप है उसको बोलते हैं द बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। ठीक है, अब जैसा कि नाम बता रहा है, इसमें आप पहले बेस को रिमूव करते हैं। ठीक है, बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम मतलब पहले आप किसको रिमूव करेंगे, बेस को रिमूव करेंगे। सो अब कंडीशन देख लीजिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक DNA हमें लेना ही पड़ेगा। इनफैक्ट एक्चुअली मैं इसके लिए एक सिंपल डायग्राम भी यूज कर सकता हूँ। लेट मी यूज दैट डायग्राम। सो यहाँ पे आपके पास है ये डायग्राम, जिसके थ्रू हम समझेंगे आपका कि बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपके पास ये DNA है। ये क्या है, आपके पास एक DNA है, और इस DNA के साथ एक छोटी सी दिक्कत है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो क्या दिक्कत है? ये DNA की एक स्ट्रैंड दिखाई जा रही है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी स्ट्रैंड भी है बट उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर यूरेसिल प्रेजेंट है, और हमें पता है कि DNA के अंदर यूरेसिल जो है वो एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड, एक नॉर्मल नाइट्रोजन बेस नहीं है। तो हमें इसको रिमूव करना है। ठीक है, इस यहाँ पे रिमूव करने का फंक्शन जो है, जो बेस एक्सीजन में यहाँ पे एक एंजाइम की क्लास होती है, एक फैमिली कह लीजिए आप, उसको बोलते हैं हम द ग्लाइकोसाइलेसिस। ठीक है, ग्लाइकोसाइलेसिस इट इज अ फैमिली ऑफ एंजाइम्स जो क्या करती है, ये आपके पास, आपको पता है कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास ऐसे यूरेसिल है, हमें पता है यूरेसिल के पास दो नाइट्रोजन होते हैं, आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इस नाइट्रोजन के थ्रू ये जुड़ा होता है आपकी शुगर से। ठीक है, शुगर के 1 प्राइम कार्बन से ये जुड़ा होता है। तो ग्लाइकोसाइलेज करता क्या है कि ये जो आपका ये आपकी जो शुगर है, DNA के अंदर जो शुगर होती है आपकी, वो है डिऑक्सी राइबोज शुगर है, 2 प्राइम डिऑक्सी राइबोज शुगर है, और ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो इस बॉन्ड को तोड़ लेगा।
ग्लाइकोसाइलेजेस क्या करते हैं, इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो अब कंडीशन क्या आ गई, वापस एक बार डायग्राम पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ग्लाइकोसाइलेज है वो इस बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ देगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, यूरेसिल जो है वो फ्री हो जाएगा। यूरेसिल जो है वो कट कर दिया गया है, वो अब फ्री है। और अब यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास सिर्फ शुगर है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है। तो लेकिन कोई भी नाइट्रोजनस बेस जो है प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं द ए बेसिक साइट, मतलब कि बिना बेस वाली साइट, द ए बेसिक साइट। ठीक है, क्योंकि बेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। इसके बाद जैसे ही यहाँ पे बेस को रिमूव कर दिया जाता है, इसके बाद आते हैं आपके पास अनदर स्पेशल class of proteins called AP endonucleases. So यहाँ पे क्या आएंगे आपके पास, the AP endonucleases. AP endonucleases क्या करेंगे आपके, AP endonucleases जो हैं वो यहाँ पे कट लगाएंगे, वो आपका जो फोस्फोडाइस्टर लिंकेज है उसको रिमूव करेंगे। फोस्फोडाइस्टर लिंकेज मतलब कि जैसा कि आपको पता है, ये वाली जो लिंकेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाली जो लिंकेज होती है इसको बोला जाता है फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे एक कट यहाँ लगता है और एक कट इस वाली फोस्फोडाइस्टर लिंकेज पे लगता है। ठीक है, तो अब कुल मिला के ये जो आपकी शुगर है और ये जो आपका फोस्फेट ग्रुप है, दोनों को कट कर दिया गया है बाय द एपी एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सोन्यूक्लियस भी यूज कर सकते हैं अगर ये पोजीशन जो है आपके एंड पे, लेकिन यहाँ पे एंड पे नहीं है तो हम यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। ठीक है, सो जैसे ही ये चीज दोनों आपके फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं अब हम, तो ये जो है आपके शुगर और फोस्फेट जो है साइट को लीव कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप गैप आ जाएगा ऑब्वियसली। अब इमेजिन कीजिए, लेट मी डू समथिंग अ बिट डिफरेंट। सो मान लीजिए कि यहाँ पे अब कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में एक गैप आ जाता है, तो इस गैप को फिल करना हमें जरूरी है। ओके, सो जो गैप है हम उसको फिल करने के लिए यहाँ पे वेट करते हैं आपकी किनकी, यहाँ पे हम वेट करेंगे डीएनए पॉलीमरेजेस की, जो कि रिपेयर का फंक्शन करते हैं। सर यहाँ पे होगी अब गैप फिलिंग, जो आपका गैप है उसको फिल करना होगा हमें। ये कौन करेगा, ये करेंगे आपके डीएनए पॉलीमरेजेस। वो आएंगे और यहाँ पे जैसा कि आप में से कोई बताएगा ये कौन सा एंड होगा, या ये 5 प्राइम एंड है या 3 प्राइम एंड है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, देखिए इस तरफ कौन सी चीज है, इस तरफ फोस्फेट है। ठीक है, और फोस्फेट कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। ये कौन सा कार्बन है भैया, ये है 5 प्राइम, तो ये आपका 5 प्राइम एंड हो गया। यहाँ आपके पास इस एंड पे OH है और OH तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 प्राइम एंड हो गया। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इस 3 प्राइम एंड को यूज करेगा, यहाँ पे एक डीएनटीपी जोड़ेगा और इस गैप को फिल कर देगा। ठीक है, उसके बाद एक निक रह जाता है, निक को फिल करने के लिए आपके पास डीएनए लाइगेज आएंगे। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं पहले ही कि डीएनए लाइगेजेस जो है वो कैसे फंक्शन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका जो निक है उसको फिल कर दिया जा चुका है। तो ये था आपका द बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इसके बाद जो आता है आपका वो कहलाता है जी न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन सिस्टम। वो थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग है। ओके, यहाँ अगले पे मूव करने से पहले मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जो ग्लाइकोसाइलेजेस होते हैं ये काफी तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के आपके ग्लाइकोसाइलेजेस होते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैं बात करूं कि कुछ ग्लाइकोसाइलेजेस जो होते हैं वो यूरेसिल को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, कुछ जो है ऑक्सोजी, जो कि अगेन एक अननेचुरल बेस है जो कि डीएनए डैमेज की वजह से बनता है, ऑक्सोजी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेजेस अलग अलग तरह के होते हैं। ह्यूमंस के केस में आपको 11 ग्लाइकोसाइलेज जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन सेल्स में आपको 11 ग्लाइकोसाइलेजेस जो है देखने को मिलेंगे। ओके, एक क्वेश्चन जो है वो मेरे मन में हमेशा आता है, जब मैंने ये चीज पहली बार पढ़ी, हमेशा तो नहीं आता, अब नहीं आता। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, लेट मी मेक अ डीएनए। बड़ा ही बेकार डीएनए बना है मेरे से, बट कोई बात नहीं, वी विल मैनेज। सो आपको पता है डीएनए के पास ऐसे बेसिस होते हैं। ठीक है, 2 बेसिस जो हैं एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ग्लाइकोसाइलेज को कैसे पता लगता है कि यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए यहाँ पे
ए और यू प्रेजेंट है। इस पोजीशन पे यू है और यहाँ पे ए है। अब आमतौर पे मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी आपका मिसमैच वगैरह होता है तो आपका जो डीएनए है इसके स्ट्रक्चर में डिस्टोर्शन आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है, जिसको हम लीजन्स भी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो हम जो लगा लीजिए हम एक नॉर्मली रखते हैं यार, लगा लीजिए आपका नॉर्मल डीएनए जो है वो इस तरह का है, लेकिन अगर कहीं मिसमैच है तो वहां पे ज्योमेट्री जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरीके की आपकी ज्योमेट्री आ जाएगी। तो मिसमैच को तो आप इससे रिपेयर कर सकते हैं, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, आपके पास ये कंडीशन है, ये दोनों आपस में पेयरिंग भी कर रहे हैं और यूरेसिल का स्ट्रक्चर जो है वो थाइमिन से मिलता भी है, तो इसकी ज्योमेट्री भी ओके है। ठीक है, सो यहाँ पे वो भी दिक्कत नहीं है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करता है, तो ग्लाइकोसाइलेजेस जो हैं या फिर जैसे ओक्सोजी था आपका, इनको आइडेंटिफाई कैसे करता है, तो इसके लिए जो ग्लाइकोसाइलेजेस होते हैं वो डीएनए की फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हैं। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं कुछ इस तरह से, हमें लगता है डीएनए जो है एक बहुत ही रिजिड मॉलिक्यूल है, लेकिन एक्चुअली में डीएनए जो है वो रिजिड नहीं होता। डीएनए इज अ हाईली फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल। ठीक है, डीएनए के जो बेसिस हैं, लगा लीजिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, जहां पे ए और यू है आपका, लगा लीजिए इससे ऊपर आपके पास ये साइटोसिन है और यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके से ग्रेनाइन। ठीक है, और अगेन यहाँ पे आपके पास यूरेसिल है, यूरेसिल में भी आपकी एक ही रिंग होती है क्योंकि एक पायरिमिडीन है, और यहाँ पे आपके पास एडेनिन है। तो बेस ये यहाँ पे होता क्या है कि जो ग्लाइकोसाइलेजेस हैं वो एक मेथड यूज करते हैं जिसको बोला जाता है द बेस फ्लिपिंग मेथड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जब मैंने पहली बार सुनी थी मेरा तो दिमाग ही घूम गया था, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं तो काफी नॉर्मल चीज है। बेस फ्लिपिंग बहुत जगह देखने को मिलेगी आपको। बेस फ्लिपिंग में होता क्या है, जो ग्लाइकोसाइलेजेस हैं आपके, वो पूरे के पूरे डीएनए को स्कैन करते हैं। ठीक है, और करते कैसे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। लगा लीजिए इसके ऊपर भी कोई बेस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ग्लाइकोसाइलेजेस पूरे डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली में इसको फ्लिप करवा देते हैं। ये जो बेस आपका अंदर की तरफ है ना, ये जब ग्लाइकोसाइलेज आते हैं तो वो इसको बाहर की तरफ फ्लिप करा देते हैं एक बार। अब आपको लगेगा अरे ये तो डीएनए को अनस्टेबल कर देगा, बट बेस फ्लिपिंग जो है वो की जा सकती है डीएनए के साथ, और इससे जो है आपका डीएनए भी स्टेबल ही रहता है, इतने चेंजेस नहीं आते। कंडीशन क्या है कि आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1। ऐसा नहीं है कि सारे बेस को एक साथ फ्लिप कर सकते हैं, नहीं, पहले एक फिर उसको अंदर डालिए। अब जैसे इसने इसको फ्लिप किया बाहर, अब इसका ये ओके है तो इसको बाहर अंदर डाल दो वापस। ठीक है, सो बेस फ्लिपिंग में ये जो चीज है आपकी, ये वापस से अंदर आ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इस मेथड को कहते हैं द बेस फ्लिपिंग मेथड। अब क्या होगा, जो ये वाला आपका बेस है सेकंड वाला, यहाँ पे ग्वेनाइन है फॉर एग्जांपल, सॉरी इसको तो नहीं लेते हैं, ये तो एडेनिन माना था हमने। इस साइड भी सेम चीज हो रही है, ये आपका एडेनिन है और ये आपका यूरेसिल है, ये नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, बेस फ्लिपिंग होगी, इसको यूरेसिल को बाहर घसीटा जाएगा डीएनए से। ओके, सो यूरेसिल अब आपका बाहर आ गया है। अब ग्लाइकोसाइलेजेस को जो है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये तो यूरेसिल है, डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होते, तो फिर इसको सबसे पहले इस बेस को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, यूरेसिल फ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो शुगर और फॉस्फेट है उसको निकाला जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेजेस आएंगे और गैप फिलिंग कर देंगे। ओके, सो ये था आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं हमारा अब होगा आपका द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। अब जैसा कि नाम बता रहा है, ये पिछले वाले से थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है, इसके एंजाइम्स भी अलग होते हैं। ये दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हैं एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है जो आपके ग्लाइकोसाइलेजेस हैं, जो आपके बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में है, वो तो बेस फ्लिपिंग का यूज करते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है ये डीएनए स्ट्रक्चर डिस्टोर्शन का यूज करता है। मतलब कि जैसे ही आपके पास डीएनए में कोई डैमेज आता है, अगर उस डैमेज की वजह से डिस्टोर्शन हो रहा है तो उसको न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर संभालेगा, और अगर डिस्टोर्शन नहीं हो रहा है तो उसको कौन संभालेगा, तो उसको संभालने का जो काम है वो आपका होगा बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम का।
सो यहाँ पे होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं उनके नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगा। सबसे पहले आप यूज करते हैं यूवीआर, ठीक है, यूवीआर ए, उसके बाद आपके पास यूवीआर बी भी होता है, फिर आपके पास यूवीआर सी भी होगा, और लास्ट में आपके पास होता है यूवीआर डी। तो ये 4 एंजाइम्स जो हैं ये आपके यूज किए जाते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम का अगेन यूज करना चाहूंगा फॉर जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये आपके पास डायग्राम है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम का। ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा मैं, इसको इस साइड रखते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए देखना। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसमें स्टेप्स यहाँ पे लिखता भी जाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे। तो सबसे पहली चीज है वो है आइडेंटिफाई करना। किस चीज को? जो यू कैन से जो आपका डीएनए डैमेज है। अब डीएनए डैमेज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? डीएनए डिस्टोर्शन का यूज करके। So, इस स्कैनिंग का काम, जो डीएनए की स्कैनिंग है, इसका काम क्या करते हैं? आपके पास 2 तो यूवीआर ए होते हैं, प्लस में 2 यूवीआर बी होते हैं। ये साथ में कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कुछ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास यूवीआर ए हैं 2 और 2 यूवीआर बी हैं। तो ये इस तरीके से चलते हैं कुछ, और ये एटीपी का यूज करते हैं। ये किस चीज का यूज करते हैं? यहाँ पे एटीपी का यूज करते हैं स्कैनिंग के लिए। सो जैसे ही ये आपके मान लीजिए ये स्कैनिंग हो रही है आपकी, तो सबसे पहले ये क्या कर रहे हैं? आपकी स्कैनिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या हो गया? फाइंडिंग लोकेशन। मतलब जैसे ही आपको डिटेक्ट होगा, लोकेशन मिलेगी आपको डिस्टोर्शन की, ठीक है। अगर डिस्टोर्शन नहीं है, फॉर एग्जांपल एयू के केस में, अगर ऐसा आपके पास डीएनए डैमेज है कोई, हमने पढ़ा था साइटोसिन को हम यूरेसिल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बाय हाइड्रोलिटिक डैमेज एंड डीएमिनेशन। तो अगर उस कंडीशन में इस बेस को न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर नहीं पकड़ पाएगा, इसके लिए आपको चाहिएगा बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। सो उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या की? डिटेक्टिंग डिस्टोर्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो आपका यूवीआर ए बी है, कॉम्प्लेक्स है, जो उसने डिस्टोर्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब जैसे ही ये डिस्टोर्शन को आइडेंटिफाई करता है, आपका जो यूवीआर ए है वो लीव करेगा, ठीक है। जो आपके 2 यूवीआर ए हैं, ये वाले जो प्रोटीन्स हैं, ये साइट को लीव कर देंगे, ठीक है। अब आपकी साइट पे क्या बचा? आप कंडीशन यहाँ पे आ गई है, जो आपके ए हैं वो लीव कर चुके हैं साइट को, यूवीआर ए। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है, जो आपके यूवीआर बी हैं, ये डीएनए को मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अनवाइंड करते हैं। ये क्या करेंगे? यहाँ पे डीएनए को अनवाइंड करेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो चुकी है। ओके, सो डीएनए को अनवाइंड करके हमने यहाँ पे क्या बना दिया? अनवाइंडिंग होगी तो ऑब्वियसली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है आपका बनेगा। अब यूवीआर बी जो है वो इनवाइट करता है यूवीआर सी को, तो यूवीआर सी की जो है रिक्रूटमेंट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यूवीआर सी जो है वो आ रहा है, और एक यूवीआर बी, सिर्फ एक यूवीआर बी जो है वो जा रहा है, मतलब दूसरा तो यही है। अब देखिए एक यूवीआर बी तो यहीं पे है, उसके साथ साथ यूवीआर सी जो है वो आ चुका है। अब यूवीआर सी जो है ये आता है, ये फंक्शन करता है एज अ डाइमर। इसका काम है कट लगाना, ठीक है। कट कहाँ लगेगा? लगा लीजिए ये आपका डीएनए है और यहाँ पे आपके पास डिस्टोर्शन है, ठीक है। ये लगाएगा आपके सिंगल स्टैंडर्ड कट्स लगाएगा, जिनको हम निक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या? एक कट लगा लीजिए, ये आपका 5 प्राइम एंड है, ये आपका 3 प्राइम है, देन दिस विल बी 5 प्राइम एंड दिस विल बी 3 प्राइम। तो आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन है। सो ये क्या करता है? जहां पे आपका जहां पे आपका डिस्टोर्शन है, जैसे कि यहाँ पे, इससे 3 प्राइम एंड की तरफ 5 न्यूक्लियोटाइड दूर कट लगाएगा। तो पहला कट यहां लगेगा, और 5 प्राइम एंड की तरफ 8 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के दूसरा कट यहां पे लगेगा। अब जैसे ही ये कट लग जाएंगे तो आपका कितना 13 हो गया ना, 8 + 5 13 न्यूक्लियोटाइड्स का जो ये वाला सेगमेंट है आपका, ये जो स्ट्रैंड है आपकी, ये कट हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रैंड जो है ये कट हो जाएगी और ये साइट को लीव कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद जो है आपका
यहाँ पे जो जैसे ही यहाँ पे कट लगेगा इसके बाद आपका आएगा द UVRD। UVRD क्या करता है, जो आपकी ये इसको रिमूव करने का काम है ना, जो ये 3 न्यूक्लियोटाइड लंबी स्ट्रैंड जो कट की है अभी अभी, इसको रिमूव करने का काम क्या है आपका, UVRD का है। और UVRD एक्चुअली में एक हेलिकेज है। ये क्या है, एक एक्चुअली हेलिकेज है। और इसके बाद यहाँ पे क्या आएंगे, देखिए क्योंकि ये बैक्टीरिया के केस में चल रहा है तो बैक्टीरिया में रिपेयर का काम, क्योंकि ऑब्वियसली जब मान लीजिए अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इस चीज को मैं रिमूव कर दूं यहाँ पे, तो आपके पास कंडीशन क्या बची, आपके पास कंडीशन ये बची। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अगेन गैप क्रिएट हो गया आपके पास। ये इस गैप को फिल करने के लिए आपको रिपेयर पॉलीमरेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे यू प्रोकैरियोट्स के केस में डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आएगा, वो इस गैप को फिल कर देगा। और इसके बाद क्या होगा कि जो आपका क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे निक्स बचेंगे, मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कंडीशन ले लेते हैं कि हमने गैप को फिल कर दिया है, कुछ इस तरीके से आपने गैप को फिल कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी निक्स बचेंगे। उन निक्स को फिल करने के लिए यहाँ पे आपका जो डीएनए लाइगेज है वो आएगा और वो उन निक्स को फिल कर देगा। तो देख रहे हैं आप कैसे, मतलब कितना इंटरेस्टिंग फीचर है जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिंज रिपेयर सिस्टम है। इसमें एंजाइम्स मैंने बता दिए हैं आपके, UVR A, B, C और D यूज होते हैं। A और B का काम स्कैनिंग का है, C का काम कट लगाने का है, D का काम जो है वो हेलिकेज फंक्शन है, जो आपका कट लगने के बाद जो स्ट्रैंड बचती है उसको रिमूव करने का काम है आपके UVR D का। ओके, ये तो प्रोकैरियोट्स के केस में हो रहा है, इस चीज को आप भूलिएगा मत। ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी ये सिस्टम आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल। जो न्यूक्लियोटाइड एक्सचिंज रिपेयर सिस्टम है ये आपको यूकैरियोट्स में भी होता है, लेकिन वहां पे जो आपके एंजाइम्स हैं वो बदल जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो URVA का जो फंक्शन है वो करने लग जाता है एक प्रोटीन जिसको बोला जाता है XPC। और यहाँ पे जैसे कि आपने UVRC है जिसका काम, सॉरी मैं वो आप उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक्चुअली गलत लिख दिया, URV होता है नॉट UVR। सो आई एम रियली सॉरी, इन प्रोटीन्स का नाम URV है नॉट UVR। सो सॉरी फॉर दिस कंफ्यूजन। तो आप यहाँ पे URV यूज करेंगे। सो URV जो आपके पास C है जिसका काम होता है कट लगाने का, इसका रोल जो है वो करते हैं दो, XPA एंड XPD। ये दोनों जो है यहाँ पे यूकैरियोट्स में इसके इक्विवेलेंट है एक तरीके से। सो XPC, XPA और XPD जो है आपके यूज किए जाते हैं। और जैसे यहाँ पे 13 न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड बन रही थी यू प्रोकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स में ये स्ट्रैंड बनती है लगभग 24 टू 32 न्यूक्लियोटाइड्स ये लंबी रहेगी आपकी। जो ये वाला सेगमेंट है ना, जो ये वाला सेगमेंट है, ये प्रोकैरियोट्स के केस में 13 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है और यूकैरियोट्स के केस में 24 से लेके 32 तक। ठीक है, अब यहाँ पे आपने दोनों कर लिए, न्यूक्लियोटाइड एक्सचिंज रिपेयर सिस्टम भी हो गया है और बेस एक्सचिंज भी न्यूक्लियर सिस्टम भी हो गया है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शनल कपल्ड रिपेयर। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या नई चीज है, देखिए नाम बता रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर, मतलब ऐसी रिपेयर जो कि जुड़ी हुई है ट्रांसक्रिप्शन के साथ। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, बड़ी सिंपल सी चीज है। जब डीएनए से आपका आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो होता क्या है, देखिए इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा। आपके पास ये आपका डीएनए है, ओके, यहाँ पे आपका ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रखी है थोड़ी सी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन करवाता कौन है, आपके पास एंजाइम्स होते हैं जिनको बोला जाता है आरएनए पॉलीमरेसेस। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेसेस, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेसेस। तो आरएनए पॉलीमरेसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रैब क्लो शेप का है, मतलब कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है उनका होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो है आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि इस ये जो आपका डीएनए है, यहाँ पे कोई डीएनए डैमेज हो रखा है जिसकी वजह से डिस्टोर्शन है। ये क्या है आपका यहाँ पे, डिस्टोर्शन। ठीक है,
अब जैसे जैसे आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये यहाँ पे आके रुक जाएगा, यहाँ पे आके जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो स्टक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टोर्शन है। तो आपका आरएनए पॉलीमरेज जो है वो रुक गया है, वो अटक चुका है। और यहाँ पे ये आपका आरएनए भी बनता रहता है कुछ इस तरीके से। ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये आपका आरएनए बन रहा है, ये आपका डीएनए है। ठीक है। तो जब आपका आरएनए पॉलीमरेज डिस्टोर्टेड साइट पे पहुंचता है तो वो स्टक कर जाएगा। तो स्टक होने के बाद यहाँ पे इसको बचाना पड़ेगा। ठीक है। इसको जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, हमें इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना आपके आरएनए पॉलीमरेज को। सो इसको रेस्क्यू करने का काम किया जाता है। और यहाँ पे आपका एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H बोलते हैं उसको। वो जो है आपका मेन रोल प्ले करता है, TF2H। ये जो है यहाँ पे की रोल प्ले करता है। इसकी दो सब यूनिट होती हैं आपके पास, और ये सब यूनिट जो है इनके नाम आपको जरूर जाने पहचाने मिलेंगे, XPD और XPA। ठीक है। सो जो XPD अभी हमने पढ़ा था जब न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर हम पढ़ रहे थे। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं किस चीज के, बैक चलते हैं, ये देखिए जो यूवी XPA है और XPD जो है वो URVC जिसका काम कट लगाने का था उसके साथ ये यू कैन से सिमिलर फंक्शन शो करते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे डिस्टोर्शन है तो जो TF2H है वो आरएनए पॉलीमरेज को रिमूव कर देगा साइड से। आरएनए पॉलीमरेज को क्या कर दिया गया है, अब रिमूव कर दिया गया है। इस डिस्टोर्शन को यहां से कट लगाया जाएगा कुछ ऐसे, यहां और यहां, और इस सेगमेंट को हम गायब कर देंगे। ठीक है। जो आपका ये वाला सेगमेंट है इसको गायब कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। सो ये वाला सेगमेंट जो है आपका बीच से गायब हो चुका है। अब इसको फिल करने के लिए कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको कोई ना कोई डीएनए पॉलीमरेज जो है ऑब्वियसली चाहिएगा जो कि इसको फिल कर सके। वो इसको फिल करेगा, फिर डीएनए लाइगेज आके इसके निक्स को फिक्स कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो डीएनए रिपेयर है वो ट्रांसक्रिप्शन के साथ कभी कभी कपल्ड होती है। तो इस केस को हम बोलते हैं द ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर। इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा ही सेंसेशनल है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। इसको बोला जाता है द रिकम्बिनेशन रिपेयर। ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिकम्बिनेशन रिपेयर। इसमें एक्चुअली क्या हमें इस टॉपिक को एक्चुअली स्किप कर देना चाहिए। मैं बस यहाँ पे कुछ ये बताऊंगा कि रिकम्बिनेशन रिपेयर सिस्टम है, ये यूज किया जाता है जो आपके DSB हैं, मतलब कि जो आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक हैं, इनको रिपेयर करने का काम किया जाता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना याद रख लीजिए, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है आपकी, नेक्स्ट वीडियो बन चुकी है, तैयार है, उसको बस अपलोड करना बाकी है। वो वीडियो ही है आपके रिकॉम्बिनेशन पे। एक पूरा चैप्टर है आपका रिकॉम्बिनेशन, जिसमें अलग अलग तरह की रिकॉम्बिनेशन होगी। हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन रिपेयर कैसे होती है, उसके बाद हम देखेंगे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या होती है, ट्रांसपोजोन्स होंगे उस वीडियो में। ठीक है। तो ट्रांसपोजोन्स हम देखेंगे, मेटिंग टाइप स्विचिंग होती है एक। ठीक है। वो भी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपकी है। सो ये जो आपका रिकॉम्बिनेशन रिपेयर है हम उसी वीडियो में रखेंगे, क्योंकि वहां पे ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि मैं आपको सारा बताऊंगा कि रिकॉम्बिनेशन होती कब है, कहाँ होती है, क्यों होती है, रोल क्या है। तो वहां पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमें पता लगेगा रिकॉम्बिनेशन जो है वो आप रिपेयर में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स, फॉर एग्जाम्पल ये आपका डीएनए है। ठीक है। ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से डीएनए है। अगर इसमें एक स्ट्रैंड के ऊपर ब्रेक आए तो हम उसको कहते हैं द सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स या SSBs। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि ऐसी कंडीशन हो जाए तो आपकी एक स्ट्रैंड जो है उसके अंदर ब्रेक आ गया है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक। ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अब लगा लीजिए आपके पास कुछ इस तरह की कंडीशन है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ये है आपके सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स। इनको फिल करना आसान है। ठीक है। इनको फिल करना आसान क्यों है, क्योंकि देखिए
यहाँ पे जो आपके अपोजिट ये वाली जो आपका सेगमेंट है, इसकी सीक्वेंस का हम यूज कर सकते हैं और इनको उस वैसा का वैसा, क्योंकि हमारे पास पॉलीमरेजेस हैं, वो इस गैप को यूं का यूं फिल कर देंगे। निक को फिल करने के लिए आपके पास डीएनए लाइगेज आ जाएगा और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल नए के जैसा है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि कुछ इस तरीके के ब्रेक्स आ जाएं, ये आमतौर पे दोनों स्ट्रैंड ही टूट चुकी हैं और आपकी सीक्वेंस भी जो है वो गायब हो चुकी है। देखिए यहां पे हुआ क्या है, दोनों स्ट्रैंड टूट गए हैं तो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक तो ऑब्वियसली आए हैं, उसके साथ साथ सीक्वेंस लॉस भी हुआ है। तो इस कंडीशन में सीक्वेंस लॉस भी है और डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स भी हैं। ये सेल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसको रिपेयर करने के दो ही तरीके होते हैं सेल के पास। या तो आप यूज करें रिकम्बिनेशन रिपेयर, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे कि कैसे होती है रिकम्बिनेशन रिपेयर। ठीक है, अगर रिकम्बिनेशन रिपेयर देखिए आमतौर पे जब आमतौर पे सेल जो है मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो क्रोमोसोम्स हैं सेल के वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलते हैं। आपके पास क्रोमेटिड्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, क्योंकि G1 है आपके पास, सेल साइकिल के फेजेस होते हैं G1 S G2 M। G1 का मतलब ग्रोथ 1 या कुछ लोग इसको गैप 1 भी बोलते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये गैप 1 है आपका। S मतलब सिंथेटिक, G2 मतलब गैप 2, M मतलब माइटोटिक। ये आपके सेल साइकिल के फेजेस हैं। ओके, तो एस फेज में आपकी डीएनए रेप्लिकेशन होती है। एस फेज में आपकी क्या हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो यहां पे आपके पास आमतौर पे ऐसी कंडीशन होती है डीएनए की ऑलरेडी। ये आपके पास जो आमतौर पे आपका जो जो क्रोमोसोम है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद क्रोमोसोम इस तरह का हो जाता है। सो अगर लगा लीजिए यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आ जाता है तो हम इधर वाली सीक्वेंस का यूज करके इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये कंडीशन आप यूज कीजिए या आप कुछ केसेस में आप ये भी यूज कर सकते हैं। लगा लीजिए ये आपके पास आपका पैटर्नल क्रोमोसोम है। पैटर्नल मतलब ये आपको फादर की साइड से आया, तो इसको हम यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे। हमारे पास दूसरे और भी होते हैं, हमारे पास मैटरनल कॉपी भी होती है। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, तो हमारे पास क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी होती है। ये आपका मैटरनल है। अब मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ गए हैं कुछ इस तरीके से, तो आप यहाँ पे जो आपका दूसरा ये बड़ा ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है, वैसे आमतौर पे यही कंडीशन जो है देखने को मिलती है। आप इनका भी यूज कर सकते हैं, जो इधर वाली सीक्वेंस है इसका यूज करके भी आप इसको फिल कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट कॉमन, दिस इज अ वेरी रेयर सिनेरियो। इसके लिए आपको सबसे पहले ये सिर्फ तब हो रहा होगा जब आपकी सेल जो है यू कैन से वो मियोसिस कर रही होगी, सिर्फ उस केस में आपको देखने को मिल सकता है। नॉर्मली ये कंडीशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। आई थिंक इनफैक्ट आई फील फुलिश टू मेंशन दिस। इसको हटा ही देते हैं, लेट्स कीप इट क्वाइट सिंपल। सो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या करता है, अगर डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन हो चुकी है, तो आप अपनी सिस्टर क्रोमेटिड, ये जो दो हैं ये क्या है, ये क्रोमेटिड कहलाती हैं। आमतौर पे क्रोमेटिड एक ही होती है आपकी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद आपके पास एक जैसी 2 क्रोमेटिड आ जाती हैं, तो इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स की खासियत क्या है, इन दोनों की सीक्वेंस बिल्कुल कॉपी होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है एक दूसरे की। तो अगर लगा लीजिए कि आपके पास यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड ब्रेक आ भी जाते हैं, तो आप इस दूसरे वाली सीक्वेंस का यूज करके इसको फिल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे रिकम्बिनेशन रिपेयर। ओके, अब एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए कि ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है आपका, डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक हुई नहीं है। ये जो सेल है आपका, देखिए सेल हमेशा सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवाइड करता है, लेकिन सेल हमेशा डिवाइड थोड़ी करता है। सेल कभी कभी कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी डिवाइड ही नहीं करते, जैसे आपके न्यूरॉन्स हैं, जितने न्यूरॉन्स आपके पास हैं उतने ही रहते हैं, कभी डिवाइड करेंगे ही नहीं। ठीक है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ही डिवाइड करते हैं, नहीं तो मेजोरिटी ऑफ द सेल जो है वो आपके डिवाइड नहीं करते। वो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं और वो एक फेज में एंटर करते हैं जिसको बोलते हैं G0 या क्वेशंट फेज। इसके अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है, वो अपने सारे फंक्शन कर रही है, लेकिन सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो इसके क्रोमोसोम तो ऐसे नॉर्मल ही होंगे। अब मान लीजिए
ये जो सेल है इसको मैंने एक्सपोज कर दिया एक्सरेज से, और इसके क्रोमोसोम में ऐसे डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ गए। क्रोमोसोम बना डीएनए का ये, तो मैं यहाँ पे क्रोमोसोम यूज कर रहा हूं। तो इस केस में सेल के पास क्या तरीका है? अब यहाँ पे द डेस्परेट मेजर्स की जरूरत है, तो यहाँ पे सेल यूज करती है द नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, इसका नाम ही बता रहा है इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? द नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। इसमें कुछ नहीं है। अब सेल के पास, क्योंकि देखिए आमतौर पे सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं आपके पास, जिनकी सीक्वेंस का आप यूज करके कंप्लीट कर सकते हैं अपनी कॉपी। जो अब यहाँ पे सीक्वेंस भी तो गई है ना, यहाँ पे जो सीक्वेंस थी वो गई, यहाँ पे जो सीक्वेंस थी वो भी गई, ये सीक्वेंस लॉस हो गई है। इस सीक्वेंस लॉस को अब रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो इस केस में हमारे पास एक ही तरीका है कि भैया जो हो चुका है भूल जाओ और इनको आपस में जोड़ दो। तो वो जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और ये इनको भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो सीक्वेंस चली गई वो सीक्वेंस अब चली गई। बस हमें इस किनारे को इस किनारे से जोड़ना है और इस किनारे को इस किनारे से। इसमें आपका सीक्वेंस लॉस, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में सीक्वेंस लॉस 100% होगा। ठीक है, ये बस यूं लगा लीजिए द लास्ट डिच एफर्ट जिसको बोलते हैं ना, कि आखिरी प्रयास है सेल का कि किसी तरीके से वो अपने जेनेटिक मटेरियल को बचा ले। ठीक है, क्योंकि अगर आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो सेल के पास अगर रिकॉम्बिनेशन रिपेयर का ऑप्शन नहीं है, तो सेल के पास एक ही ऑप्शन है कि इस किनारे को इस किनारे के साथ जोड़ दे और इसको इसके साथ जोड़ दे और किसी तरीके से सेल के डीएनए को इकट्ठा रखे। ठीक है, तो इस तरीके को बोला जाता है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग जो है वो होती कैसे है। अगेन इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा आपका एक डायग्राम, मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी और इनफैक्ट आपको भी अच्छे डायग्राम देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। यहाँ पे आपके पास डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स है, आपका डीएनए जो है वो टूट चुका है और यहाँ पे जो सीक्वेंस थी वो सीक्वेंस भी अब जा चुकी है। अब आपके पास कोई तरीका नहीं है, अब आप बस ये दुआ कीजिए कि किसी तरीके से ये डीएनए जुड़ जाए, नहीं तो सेल जो है वो सेल डेथ की तरफ चल पड़ेगी। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ की तरफ चल पड़ेगी, सेल को खत्म कर दिया जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपकी नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग है, जिसको हम लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन, आई होप यू गाइस कैन सी दिस। सो आपकी जो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NHEG भी लिखते हैं, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स यूज होते हैं, जिसमें से KU70 है आपके पास, KU80 भी होता है, इसके साथ साथ DNA PKCs होते हैं। ठीक है, प्रोटीन काइनेज सीज, पीकेसी की फुल फॉर्म है आपकी प्रोटीन काइनेज सी। इसके साथ साथ आपके पास आर्टेमिस प्रोटीन होता है, XRC4 भी होता है इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, और आपके पास XLF भी होते हैं, और डीएनए लाइगेज, ऑब्वियसली डीएनए लाइगेज की जरूरत तो आपको पड़ेगी। नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग में यहाँ पे डीएनए लाइगेज जो है वो डीएनए लाइगेज आपका 4 होता है। तो ये सारे प्रोटीन्स जो हैं मेनली यूज होते हैं आपके नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आपके लग चुके हैं। डबल स्टैंडर्ड ब्रेक जो है आपका आ चुका है, सेल के अंदर रेड अलर्ट जो है चालू हो चुका है कि भैया डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ चुके हैं, इसको रिपेयर करो वरना सेल नहीं बचेगी। और ऑब्वियसली देखिए अगर बहुत सारी सेल्स के अंदर ये आ गई तो आपका टिश्यू नेक्रोसिस कर जाएगा। टिश्यू जो है आपका, क्योंकि आपकी बॉडी देखिए, एक बार मैं सिंपली समझा देता हूं, सेल से बनते हैं टिश्यू, अलग अलग टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो अगर सेल डेथ होगी और सेल डेथ ज्यादा होने लगी तो आपका टिश्यू जो है वो टिश्यू मरने लग जाएगा, तो टिश्यू डेथ हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। इसकी नेक्रोसिस की फोटो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होता है टिश्यू नेक्रोसिस, जब एक पार्टिकुलर एरिया का जो टिश्यू है वो मरने लग जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आमतौर पे नेक्रोसिस जो है ये रेडिएशंस की वजह से ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। अब मैंने आपको कल भी बताया था चेरनोबिल देखना यार, उसमें आपको सीरियसली बहुत ही अच्छी सीरीज है, आपको पता लगेगा कि रेडिएशन के नुकसान कितने हैं। हालांकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो बाकी एनर्जी की कंपैरिजन में काफी सेफ है। सो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपके आते हैं द KU70 और 80। जो KU70 80 है वो सबसे पहले उनका काम है कि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स को आइडेंटिफाई करना
और सिचुएशन को फटाफट संभालना। ये फटाफट पोजीशन में पहुंचते हैं और ये रिक्रूट करते हैं किसको, ये रिक्रूट करेंगे डीएनए पीकेसीज को, और उसके साथ साथ जो आपका आर्टेमिस प्रोटीन है इनको रिक्रूट करेंगे। ये है आपके डीएनए पीकेसीज, और ये जो आपको यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये हैं आपके आर्टेमिस प्रोटीन। ठीक है, अब आर्टेमिस प्रोटीन जो है ये फर्दर रिक्रूटमेंट हो गई यहाँ पे किसकी, यहाँ पे जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैं बेकार में ही लिख रहा हूँ, लाइगेज 4 है आपके पास, एक्सएलएफ है आपके पास, और XRC4 है आपके पास। तो इनको बुलाया जाएगा और ये क्या करेंगे, फटाफट यहाँ आके ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ आके इनका सिंपल काम क्या है कि ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड है ना, इनको जोड़ के डीएनए को इंटैक्ट किया जाए, दोबारा से डीएनए को नॉर्मल लाया जाए, क्योंकि डीएनए के अगर दोनों स्ट्रैंड टूट गए तो क्रोमोसोम के टुकड़े हो जाएंगे। अगर कुछ सेल्स में होता है तो वो सेल जो है आपके लिए कैंसरस हो जाएगी, अगर बहुत सारी सेल्स में होता है तो आपके टिश्यू में नेक्रोसिस हो जाएगी एंड यू विल डाई। सो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं अगर डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स रहते हैं और डीएनए इंटैक्ट नहीं रह पाता है तो। इसलिए डीएनए के एंड्स को भले ही जो सीक्वेंस लॉस है यहाँ पे, देखिए सीक्वेंस लॉस जो है वो बिल्कुल होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे सीक्वेंस थी ना, ये जा चुकी, अब ये वापस नहीं आ रही। ठीक है, वो कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो अब यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंस थी वो उड़ चुकी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस दोनों किनारों को जोड़ सकते हैं, एंड दिस इज द नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे डैमेज टॉलरेंस। इसको हम बोला जाता है द डीएनए डैमेज टॉलरेंस, और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे द ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस। अब आप कहेंगे ये क्या चीज, ये क्या नई चीज आ गई, ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इमेजिन कीजिए कि डीएनए के अंदर कोई डैमेज आ गया। ये आपका डीएनए ले लेते हैं, यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास डीएनए है, और डीएनए के ऊपर यहाँ पे कोई डैमेज आ गया है। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज द डैमेज। और डीएनए के पास अब यूजुअली 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, डीएनए या तो इसको बिल्कुल भी टॉलरेट ना करे, ठीक है, मतलब कि बिल्कुल ही टॉलरेट ना करे और इसको रिपेयर कर दे, ये तो नॉर्मल कंडीशन है। आप जैसे आप देख सकते हैं जो डैमेज था आपका वो रिपेयर हो चुका है। दूसरी चीज है कि डीएनए डैमेज को किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन हो सकता है यहाँ पे, उसको टॉलरेट किया जाए। ठीक है, उसको टॉलरेट किया जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि एक सेल जो है वो रेप्लिकेशन कर रही है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कर रही है, और डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ही कोई डीएनए डैमेज आ जाए, तो उसके पास अगेन 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रेप्लिकेशन को रोके या तो रेप्लिकेशन को होल्ड करे और उसको रिपेयर करे। ये तो ये ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि भैया जैसे भी है उस डैमेज को फिलहाल टॉलरेट करो आप और डीएनए सिंथेसिस कर लो। ठीक है, तो जब भी मैंने बताया था डीएनए में डैमेजेस आते हैं तो आपके ये जो चीज बनती है इसको क्या बोलते हैं, लीजन्स। ठीक है, और मैंने बताया कि डीएनए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप होल्ड करें और रिपेयर करें जो ये वाला मेथड है, या फिर आप क्या करें, इस लीजन के ऊपर से ही, तो इसको क्रॉस करके, इस लीजन को क्रॉस कर दें, तो क्रॉस करें तो यहाँ पे हम ट्रांस यूज कर रहे हैं, ट्रांसलीजन डीएनए सिंथेसिस। मतलब किसी तरीके से डीएनए जो आपका डीएनए डैमेज है, जो लीजन है आपका, उसको टॉलरेट करो और उसके ऊपर से कॉपी बना दो। तो आपकी ये दोनों टेम्पलेट अलग होंगी ना, तो ये वाली ऊपर वाली टेम्पलेट तो ओके कंडीशन में है, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, प्लस जो नीचे वाली टेम्पलेट है इसमें आपका डैमेज है। तो यहां पे आपके पास क्या होगा, एक अब डीएनए रेप्लिकेशन आपने किसी तरीके से फिनिश कर दी, तो इस तरीके की जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है इसको बोला जाता है ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब आपके पास देखिए ऑप्शन क्या है। अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में एकदम से डैमेज आ गया था ना, तो उस टाइम तो आपके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो रोक के रिपेयर करो या फिर आप क्या करो, ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस करो। तो हमने ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस किया। अब ये वाला जो है ये सेल नंबर मान लीजिए 1 में चला गया है, ये सेल नंबर 2 में चला गया है,
अब आप इसको आराम से रिपेयर कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं आपका ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस, और ये एक तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म है। ठीक है, ये क्या है, एक तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म है। मान लीजिए किसी कारणवश ये जो आपकी पेरेंट सेल थी, इसके अंदर ये जो डैमेज था आपका डीएनए का, ये रिपेयर नहीं हो पा रहा था, तो अब कम से कम सेल नंबर 2 जो है वो दोबारा ट्राई तो कर सकती है। तो इसको, इसलिए इसको कहेंगे हम यहाँ पे फेल सेफ फेल सेफ मैकेनिज्म। और क्योंकि देखिए यहाँ पे डीएनए डैमेज जो था उसको टॉलरेट किया गया, तो इसको इस चीज को बोलते हैं द डीएनए डैमेज टॉलरेंस। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में भी देख लेते हैं कि आमतौर पे होता क्या है। सबसे पहले हम ई कोलाई के केस में यहाँ पे देखेंगे, और ई कोलाई के केस में हम देखेंगे कि ट्रांसलीशन जो आपकी सिंथेसिस है वो कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम मैं अगेन एक डायग्राम यूज करूंगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज 3 है, उसके पीछे स्लाइडिंग क्लैंप लगी हुई है, बीटा क्लैंप। ठीक है, स्लाइडिंग क्लैंप जो है ये लगी हुई है, और ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है, ये आपकी क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड है। अब मान लीजिए कि ये चल रहा था और यहाँ पे बीच में थाइमीन डाइमर आ गया। क्या आ गया, थाइमीन डाइमर। अब तो बड़ी समस्या है थाइमीन डाइमर, क्योंकि थाइमीन डाइमर जो है वो क्या क्रिएट कर देगा, वो लीजन क्रिएट कर देगा, मतलब कि डिस्टोर्शन ला देगा, जिसकी वजह से अब आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इस केस में क्या करता है, ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस में, ये ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस ही है, तो यहाँ पे करेगा क्या कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है आपका, वो साइड छोड़ के चला जाएगा, स्लाइडिंग क्लैंप को भी अपने साथ ले जाएगा, और वहां पे आते हैं फिर स्पेशल डीएनए पॉलीमरेजेस। क्या आते हैं आपके, स्पेशल डीएनए पॉलीमरेजेस। ई कोलाई के केस में आपको आपके पास पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5। ठीक है, पॉलीमरेज 4 का नाम है डिन बी, और पॉलीमरेज 5 का नाम है UMUD2C। सो ये जो है आपके यहाँ पे आएंगे, और एक्चुअली ये दो हैं यार, यहाँ पे इसने अलग लिख दिया। UMUC होता है, और आपके पास एक तो ये होता है, और दूसरा इफ आई रिमेम्बर करेक्टली आपका ये होता है। तो ये आपके पॉलीमरेज 5 है। ठीक है, या तो पॉलीमरेज 4 आएगा जो कि आपका एग्जाम्पल है उसका डीन बी, या फिर पॉलीमरेज 5 आएगा UMUC या UMUD2। सॉरी D2 यहाँ पे पता नहीं ये क्यों लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैं स्लैश लगा देता हूँ, तो ये आएगा। अब ये जो है ये होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्पेशल पॉलीमरेजेस, इनको बोला जाता है, इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रांसलीशन पॉलीमरेजेस। ट्रांसलीशन पॉलीमरेजेस क्यों, क्योंकि ये लीजन के ऊपर से भी डीएनए रेप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसने, यहाँ पे जो लीजन था ये इतना इतना, इसके ऊपर तो इसने कर दी, उसके बाद जैसे ही लीजन खत्म हो जाएगा, ये जो है आपके, ये लो प्रोसेसिविटी होती है, इनकी प्रोसेसिविटी ज्यादा नहीं होती, तो कुछ बेस पेयर ऐड करने के बाद, लीजन को कवर करने के बाद, जो आपका पॉलीमरेज 4 है या 5 है, ये साइट को लीव कर देगा, और आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो वापस आके आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये है आपका एग्जाम्पल, यू कैन से ट्रांसलीशन सिंथेसिस का डीएनए टॉलरेंस का, क्योंकि यहाँ पे डैमेज को रिपेयर नहीं किया गया है, यहाँ पे उसको थोड़ी देर के लिए क्या किया गया है, टॉलरेट किया गया है। ठीक है, और इनकी जो खासियत क्या है, देखिए यहाँ पे जो आपके ये डीएनए पॉलीमरेजेस हैं, जिनको ट्रांसलेशन पॉलीमरेजेस में मैंने कहा है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं यहाँ पे, जैसा कि आप ध्यान, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे थाइमीन थाइमीन है, लेकिन यहाँ पे एडिशन ग्वेनाइन और एडेनाइन का कर दिया। लेकिन अगर मैं सही बात करूं तो यहाँ पे एडिशन किसका होना चाहिए था, यहाँ पे भी आपके पास एडेनाइन होना चाहिए था, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होना चाहिए था, एडेनाइन होना चाहिए था। सो एडेनाइन एडेनाइन तो है नहीं, यहाँ पे हो क्या रहा है, ग्वेनाइन और एडेनाइन। सो ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स का जो यहाँ पे जोड़ना है वो बेस पेयरिंग से इंडिपेंडेंट होता है। वो क्या है, बेस पेयरिंग इंडिपेंडेंट। आमतौर पे डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बेस पेयरिंग को ध्यान में रखते हुए आपकी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको ऐड करता है, लेकिन यहाँ पे बेस पेयरिंग इंडिपेंडेंट प्रोसेस हो रही है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात ये है, जो आपका थाइमीन डाइमर बन जाता है कुछ इस तरीके से डीएनए के ऊपर, ये तो ऑब्वियसली आप अगर यहाँ एडेनाइन और एडेनाइन भी जोड़ देते हो
तो भी बेस पेयरिंग तो करेगा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपके यहाँ पे जो ट्रांसलेशन पॉलीमरेसेस होते हैं, ये यहाँ पे कुछ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे ग्वेनाइन भी आ जाता है, यहाँ पे आपको इसको रिमूव करके आप साइटोसिन भी लगा सकते हैं। तो ये बेस पेयरिंग इंडिपेंडेंट होती है। हालांकि अगर मैं बात करूं, सो हायर यूकैरियोट्स के केस में जो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमंस की बात करूं, तो हमारे अंदर स्पेशल पॉलीमरेज होता है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज न्यू। ये होता है हमारा एक, ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये बड़ा अच्छा है। अगर इसके सामने थाइमीन डाइमर आ जाएगा ना, लगा लीजिए इसके सामने ये वाली कंडीशन आ गई, तो ये क्या करता है, ये इतना, क्योंकि हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये हमारे केस में यहाँ पे एडेनिन और एडेनिन लगा देता है। बेस पेयरिंग इंडिपेंडेंट ये भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये यहाँ पे एडेनिन का एडिशन करता है। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए आप एंजाइम यूज करेंगे फोटोलाइज, ठीक है, वो इसको रिमूव करेगा। जैसे ही आपका ये जो थाइमीन का डाइमर है ये रिमूव होगा कुछ इस तरीके से, उसके बाद जो नॉर्मल बेस पेयरिंग है वो आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपकी जो यहाँ पे हुआ कि पहले जो पॉलीमरेज था आपके पास, पहले पॉलीमरेज 3 था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पॉलीमरेज 3 है। उसके बाद पॉलीमरेज 3 को रिप्लेस करके 4 आ गया या 5 आ गया, 4 या 5 में से एक आता है। उसके बाद 4 और 5 या जो भी आपके पास यहाँ पे 4 था या 5 था, ये चला जाएगा और वापस से 3 आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग, क्योंकि पॉलीमरेज जो है वो बार बार स्विच हो रहा है। पहले डीएनए पॉलीमरेज पहले 3 था आपके पास, फिर 4 आ गया या फिर 5 आ गया, उसके बाद वो हट गए वापस से 3 आ गया। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग। सो जो आपकी ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस है, ये 2 तरीके से होती है। ये तो बड़ा ही बेसिक मेथड था, मैं बताऊं आपको ये क्या था। ये बड़ा ही बेसिक मेथड था। इसमें एक्चुअली होता क्या है, लेट मी जस्ट इरेज दिस सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ कि 2 तरीके कौन से हैं। पहला तो यही है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही ये लीजन है आपका, ये डिस्टोर्शन है आपका, जैसे ही इसके सामने आता है, जो स्लाइडिंग क्लैंप है ना, स्लाइडिंग क्लैंप के ऊपर एक छोटा सा प्रोटीन, छोटा तो नहीं होता, बड़ा होता है, प्रोटीन जोड़ दिया जाता है यूबी करके। यूबी मतलब यूबिक्विटीन। और यूबिक्विटीन जो है आमतौर पे सेल के अंदर, पहले ऐसा माना जाता था कि अगर किसी चीज के ऊपर यूबिक्विटीन जुड़ गया ना, तो वो चीज डिग्रेड कर जाएगी। वो चीज क्या कर जाएगी, डिग्रेड। पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन अब पता लगा है कि डिग्रेड तो नहीं करेगी, आमतौर पे डिग्रेड ही करेगी, लेकिन कुछ केसेस में यूबिक्विटीन एज ए टैगिंग का भी काम करता है, मतलब ये टैग का काम भी करता है। तो जैसे ही आपका लीजन दिखाई देगा, यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप जो है वो यूबिक्विटीन कर जाएगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो जैसे ही यूबिक्विटेशन होगी, आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो साइट को लीव कर देगा, और उसके बाद आपके डीएनए पॉलीमरेज 4 या 5 आ जाएंगे। ये तो है आपका नॉर्मल तरीका, ये है आपकी नॉर्मल जिंदगी। अब देखते हैं मेंटोस जिंदगी क्या कहती है। तो मेंटोस जिंदगी में अगेन दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली दूसरा कलर थोड़ा यूज करते हैं जो कि थोड़ा ब्राइट हो। ओके, लेट मी यूज सायन, वन ऑफ माई फेवरेट्स। सो लगा लीजिए ये आपकी जो है टेम्पलेट स्टैंड है, और यहाँ पे आपके पास 5 प्राइम एंड है, यहाँ पे आपके पास 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे होगा आपका 5 प्राइम एंड, और ये आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है भाई साहब यहाँ से चलते हुए आ रहे हैं, रेप्लिकेशन करते हुए डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली आगे तो बढ़ेगा ही, ठीक है, आगे बढ़ेगा, लगा लीजिए यहाँ तक आ चुका है। जैसे ही ये लीजन के सामने आएगा, लीजन इसके कांटेक्ट में आएगा, तो दूसरा तरीका ये है जिसको कहते हैं ना मेंटोस जिंदगी, वो बड़ी ही सिंपल है। इसमें क्या करेगा, ये इसको स्किप कर देगा, ये इसको स्किप कर देगा। मतलब कि होगा क्या कि यहां तक की जो कंडीशन है, मैं इसको एक मिनट इरेज करता हूं ताकि मैं दोबारा बना पाऊं। देखिए पीछे वाला तो सारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऐसे ट्रांसलीजन था, तो डीएनए पॉलीमरेज यहां तक फिल करेगा, उसके बाद स्किप कर देगा और यहां से दोबारा अपना काम शुरू कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं यू कैन से स्किपिंग मेथड। तो आपका डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसने लीजन को स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद अब यहाँ पे आपके डीएनए पॉलीमरेज
जो 4 हैं या फिर 5 है वो आएगा और वो इस गैप को फिल कर देगा। ये जो निक बचेगा, क्योंकि हमेशा निक ही बचता है आपका एंड में, इसको फिल करने के लिए आपका डीएनए लाइगेज आ जाएगा। तो ये दो मेथड हैं आपके, ठीक है। पहला जो ये वाला मेथड है, इसको बोला जाता है, ये जो मेथड है आपका, इसको बोला जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग मेथड, और ये वाला जो मेथड मैंने बाद में बताया, इसको बोला जाता है गैप फिलिंग मेथड। तो ये आपके पास दो मेथड जो है यहाँ पे यूज होते हैं ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये था आपका ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस। इसके बाद हम बात करते हैं जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है। इसको मैं एक्चुअली रेड कलर से यूज करते हैं क्योंकि नाम ही ऐसा है, एसओएस रिस्पॉन्स। ठीक है, एसओएस रिस्पॉन्स। एसओएस मतलब इमरजेंसी, एसओएस मतलब इमरजेंसी, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जो कि सेल के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो एसओएस मतलब कि आपके सेल के अंदर ऐसी रेड अलार्म्स जो हैं वो बजने लग जाती हैं कि भैया कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो चुकी है, और अगर हमने इसको रिमूव नहीं किया तो सेल खत्म। तो आपकी सेल जो है उसका सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब एसओएस रिस्पॉन्स जो है, फॉर एग्जाम्पल आपको याद हो तो मैंने बताया था डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ जाएं तो सेल के लिए खतरनाक है। उस केस में आपका एसओएस रिस्पॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग का यूज करके किसी तरीके से सेल को बचा लेता है। हालांकि यहाँ पे सीक्वेंस लॉस होगा, सीक्वेंस लॉस होने की वजह से म्यूटेशन आएगी। तो जो आपकी नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग है ये म्यूटाजेनिक होती है, मतलब कि इसकी वजह से म्यूटेशंस आ जाती हैं सेल के अंदर। बट पॉइंट ये है कि सेल बच जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है और बीच में लीजन्स आ गए, वो भी सेल के लिए रेड अलर्ट है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अगर अधूरी रहेगी, तो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये आपका एक क्रोमोसोम है और अगर अधूरी आपकी डीएनए रेप्लिकेशन रह जाती है तो कुछ इस तरीके की आपकी सिचुएशन बनेगी। कुछ सेगमेंट आपका ऐसे अधूरा रह जाएगा जो कि अनरेप्लिकेटेड रह जाएगा। ये सेल के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। सो इस केस में जो एसओएस रिस्पॉन्स है ये कैसे काम करता है, देखिए एक्चुअली में जो फॉर एग्जांपल नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग के थे या जो ट्रांस लीजन सिंथेसिस के जो एंजाइम्स थे, उनको उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है जैसे ही आपकी सेल को एसओएस रिस्पॉन्स मिलता है। एसओएस रिस्पॉन्स मिलते ही जो आपकी रिपेयर सिस्टम है, अब रिपेयर सिस्टम है क्या, रिपेयर सिस्टम में आपके पास क्या है, प्रोटीन्स ही तो है ना, उन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। एक्सप्रेशन जो है वो शुरू हो जाता है और एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से स्काई रॉकेट कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए आपके पास डीएनए है और डीएनए के अंदर किसी भी वजह से कोई भी डैमेज आ जाता है, बड़ा खतरनाक वाला डैमेज अगर आ गया है, सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए। सो यहाँ पे होता क्या है कि जब डीएनए का डैमेज होता है तो इसकी वजह से, डीएनए डैमेज की वजह से एक होता है आपके पास लेक्स ए रिप्रेसर। अब ये रिप्रेसर क्या है, देखिए रिप्रेसर मैं आपको सिंपल भाषा में, एक्चुअली जब हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल देखेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वहां पे मैं बताऊंगा आपको पूरा डिटेल में रिप्रेसर क्या होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन रिप्रेसर आप सिंपली यही समझिए कि एक प्रोटीन के एक्सप्रेशन को, प्रोटीन का एक्सप्रेशन मतलब कि आरएनए से प्रोटीन बनेगा या नहीं, इस चीज को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का एक्सप्रेशन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा या नहीं, इस चीज को कंट्रोल करने का काम रिप्रेसर करते हैं। जब तक रिप्रेसर मौजूद है वो ये चीज नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर रिप्रेसर है आपके पास तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा ही नहीं। तो जैसे ही डीएनए डैमेज होता है तो आपका जो लेक्स ए रिप्रेसर है वो, उसका प्रोटियोलाइसिस हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, मतलब प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है एक तरह से। सो यहाँ पे इसका क्या हो है, प्रोटियोलाइटिक डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे इसका यू कैन से ये जो है एक तरह का रिप्रेसर है ऑब्वियसली, और जैसे ही इसका डिस्ट्रक्शन होता है आपके कुछ जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास डिन बी है, जो कि अगर आपको याद हो तो पॉलीमरेज 4 का ई कोलाई के अंदर दूसरा नाम है, डिन बी है, ये एक्टिवेट हो जाएगा आपका। जो यूएमयूसी है, यूएमयूडी है, जो कि पॉलीमरेज 5 हैं आपके, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब इनकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगी।
ठीक है, अब डीएनए डैमेज हुआ है तो ये किस चीज में हेल्प करेंगे आपके, ये हेल्प करेंगे आपके ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस में। तो इस तरीके से आपका काम करता है एसओएस रिस्पॉन्स। ठीक है, एसओएस रिस्पॉन्स जो है बड़ी ही गजब की चीज है। ये सेल का एक तरह का अपना खुद का अलार्म सिस्टम है। ये अलग अलग कंडीशंस में आपको देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर लगा लीजिए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम केस ले रहे हैं, आपके डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आ गए। तो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स आते ही जो आपके प्रोटीन्स थे ना, मैंने आपको बताया था KU70 है आपके पास, 80 है, आर्टेमिस है आपके पास, डीएनए पीकेसीज हैं आपके पास। तो इन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन जो है एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड ब्रेक सेल के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और वो सेल के इमरजेंसी सिस्टम या फिर एसओएस रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो एक्टिवेट होते ही इन प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, मतलब ये प्रोटीन ज्यादा बनने लग जाते हैं ताकि ये जाके डीएनए का रिपेयर कर सके। इसी के साथ हम आज की वीडियो जो है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले आज देखा कि जो आपका डीएनए डैमेज रिपेयर सिस्टम है इस दो तरह का है, मिसमैच और डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेजेस में अगेन हमने अलग अलग टाइप देखे। हमने डायरेक्ट रिवर्सल मेथड देखा, उसके अंदर आपके एग्जांपल्स थे फोटो रिएक्टिवेशन और डीमिथाइलेशन। उसके बाद एक्सीजन रिपेयर सिस्टम में आपके पास था बेस एक्सीजन रिपेयर सिस्टम, फिर था न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम। उसके बाद हमने ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड रिपेयर भी देखा। उसके बाद हमने रिकॉम्बिनेशन रिपेयर भी थोड़ा सा देखा, हालांकि ये डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। फिर हमने देखा नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग कैसे होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि ट्रांसलीशन डीएनए सिंथेसिस या फिर डीएनए डैमेज टॉलरेंस क्या चीज है। उसके बाद हम फाइनली जो है मूव ऑन करते हुए हमारे एसओएस रिस्पॉन्स सिस्टम पे आए, जो कि सेल का एक तरह से आपका इमरजेंसी बटन है, इमरजेंसी अलार्म है। जैसे ही कोई दिक्कत होती है एसओएस रिस्पॉन्स जो है वो आपके रिपेयर प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन है, जो एक्सप्रेशन है, उसको बढ़ा देता है, ताकि जो प्रोटीन्स हैं वो जाके डीएनए जो डैमेज हुआ है उसको जाके फटाफट से रिपेयर कर सकें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.